आज शिकार बहुत अच्छा रहा। अब महल लौटने का समय आ गया है। यह आवाज कहाँ से आ रही है? चलो देखते हैं। हे देवी, तुम कौन हो और इस प्रकार रो क्यों रही हो? महाराज, मेरे पति ने मुझे यहाँ छोड़ दिया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? राजा ने देखा औरत बेहद खूबसूरत है, उसे सहारा देने का निर्णय लिया। अगर तुम चाहो तो मुझसे विवाह कर सकती हो और मेरे साथ महल में रह सकती हो। ठीक है महाराज, मुझे आपकी शरण स्वीकार है। औरत राजा की बात मानकर उनके साथ महल में चली गई। दोनों ने विवाह कर लिया। राजा की पहली पत्नी रानी सौम्या ने न चाहते हुए भी दोनों का स्वागत किया। रानी सौम्या के 2 पुत्र थे, राजकुमार आदित्य और राजकुमार धीरेन्द्र। दोनों बच्चे बहुत ही चंचल थे, परंतु महल में छोटी रानी सुष्मिता के आने से दोनों चुप से रहने लगे। देखिए ना महाराज, मेरे दोनों पुत्र चुप से रहने लगे हैं। महारानी, आप व्यर्थ में चिंतित हो रही हैं। मैं अभी वैद्य जी को बुलाता हूँ। दोनों बच्चे जल्द ही ठीक हो जाएंगे। जी महाराज, आप कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं। वैद्य जी अपना इलाज शुरू करते हैं, पर दोनों की प्रकृति में कोई सुधार नहीं होता। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। कुछ महीने बीतने के बाद राजा भी बीमार पड़ गए और उनकी तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगी। महाराज, हमने हर संभव इलाज किया, पर आपकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा है। आखिर मुझे क्या हो रहा है? मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा हूँ? अंत में राजा ने मशहूर वैद्य महर्षि चरक जी से मिलने का निर्णय लिया। मैं बहुत बीमार हूँ। जब से मैंने नई शादी की है, तब से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। महाराज, क्या आप बता सकते हैं वो औरत आपको कहाँ मिली थी? महर्षि, वह मुझे जंगल में मिली थी जब मैं शिकार से लौट रहा था। वह औरत नहीं महाराज, एक इच्छाधारी नागिन है, नागिन। उसके जहर के कारण ही आप बीमार पड़ रहे हैं महाराज। यह आप क्या कह रहे हैं? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी नई रानी एक नागिन है। आप एक काम करें महाराज, महल से हर जगह से पीने का पानी हटा दें और कुएं को ढकवा दें। आप आधी रात में पीने के लिए पानी मांगना, फिर देखना वह पानी कहाँ से लाती है। राजा ने वैद्य महर्षि चरक जी की सलाह मानी। और महल में सारे बर्तन का पानी खाली करवा दिया और कुएं को भी ढकवा दिया। मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मुझे पानी दो। ठीक है, मैं अभी पानी लाती हूँ। महारानी बिस्तर पर लेटे लेटे ही अपना हाथ लंबा करके हाथ में गिलास लिए पूरे महल में पानी ढूंढने लगी। महल में पानी नहीं मिला तो वह अपना हाथ कुएं के पास बढ़ाई। अंत में उसने अपना हाथ बहुत दूर नदी की तरफ बढ़ाया और वहां से पानी लेकर राजा को पीने के लिए दे दिया। यह औरत तो सचमुच नागिन है, बिस्तर से उठे बिना ही पानी ले आई। महर्षि जी, मुझे यकीन हो गया है, वह औरत नहीं, एक नागिन है। मेरे पूरे परिवार को उससे खतरा है। हमें बचाइए महर्षि जी। महर्षि जी, हमें उससे छुटकारा दिलाइए, नहीं तो वह मेरे पूरे परिवार को खा जाएगी।
महाराज, आप अपनी दूसरी पत्नी सुष्मिता के सामने अपने पहले पत्नी सौम्या से कहें कि चलो समुंदर देखने चलते हैं। यह सुनकर वह तुम्हारे पास आएगी और साथ में चलने के लिए कहेगी। आप इतना करिए महाराज, आगे का मैं देख लूँगा। राजा ने महर्षि की बात मानी और महल लौटकर अपनी पहली पत्नी सौम्या से कहा, महारानी, चलो समंदर देखने चलते हैं। इतना सुनकर सुष्मिता वहां आई और बोली, महाराज, मैं भी आपके साथ समुंदर देखने चलूंगी। हाँ भाई, क्यों नहीं, तुम भी साथ में चलो। अगले दिन सभी लोग एक नाव में समुद्र में घूमने लगे। यह समुंदर बहुत गहरा है। आज तक इसकी गहराई का पता कोई नहीं लगा पाया है। मैं समुंदर के गहराई का पता लगा सकती हूँ। अरे, आज तक बड़े बड़े तैनात और नाविक इस समुद्र के गहराई का पता नहीं लगा पाए हैं, तो तुम कैसे लगा सकती हो? ठीक है, मैं समुंदर में कूदने जा रही हूँ। समुंदर के तल में पहुँचकर मैं अपना हाथ हिलाऊंगी, तब आप लोग समझोगे ना समुंदर कितना गहरा है। ठीक है, करके दिखाओ। इतना कहकर नई रानी समुद्र में कूद गई और महर्षि जी तुरंत समुद्र में एक किस्म की दवाई डालने लगे। महर्षि चरक जी की दवा से नागिन पत्थर बन गई। महर्षि जल्दी से नाव समुद्र तट पर ले आए। राज्य में दोनों राजकुमारों की तबीयत ठीक हो गई और राजा भी स्वस्थ हो गए। महर्षि, मैं आपका सदैव ऋणी रहूंगा। आपने मेरे पूरे परिवार की जान बचाई। राजा ने महर्षि को ढेरों इनाम देकर सम्मानित किया। ऐसा कहा जाता है कि वह नागिन समुद्र के तट में आज भी अपना हाथ हिला रही है।